अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम सिल्विया प्लाथ की एक पोएम द स्वाम डिस्कस करेंगे। ये पोएम द स्वाम जिसका टाइटल है, ये बी पोएम्स में से फोर्थ पोएम है। इस पोएम को 1962 में पब्लिश किया गया फर्स्ट टाइम, और 1965 में एरियल के अंदर सेकंड टाइम इसको पब्लिश किया गया। इस पोएम के अंदर 3 लेयर्स हैं और 3 एंगल से हम इस पोएम को समझ सकते हैं। नंबर 1, सिल्विया प्लाथ की पर्सनल और मैट्रिमोनियल लाइफ। नंबर 2, उसकी फादर के ट्रेड या उसके फादर के जो बी ट्रेडर थे, मतलब कि मक्खियां शहद की उसकी तिजारत करते थे, उस हवाले से। और तीसरा, इस पोएम को हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा जा सकता है, जैसा कि नेपोलियन के बारे में हमें उसकी एग्जाइल के बारे में, उसकी जंगों के बारे में, उसकी डिफीट के बारे में भी हिडन थीम्स मिलेंगे। तो हम तीनों एंगल से इसको डिस्कस करेंगे। उसके अलावा जो फिगर ऑफ स्पीच इस पोएम में यूज हुई हैं उनको देखेंगे। फिगर ऑफ स्पीच के अलावा टेक्स्ट देखेंगे, और टेक्स्ट के बाद जो इसके अंदर हिडन थीम्स और सिंबल्स यूज किए गए हैं उनको आहिस्ता आहिस्ता डिस्कस करने की कोशिश करते हैं पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, और एनहेंस करने के लिए जो कॉन्सेप्ट्स हिडन थॉट्स की सूरत में इस पोएम के अंदर मौजूद है। सबसे पहले हम सिल्विया प्लाथ की पर्सनल लाइफ को अगर देखें तो 6 और 8 इयर्स के दरमियान, जब ये अभी बचपन में थी, इसके फादर की डेथ हो गई जिसका नेम ओटो प्लाथ है। अब ओटो प्लाथ की डेथ की वजह से कम्प्लेक्स इमोशंस का शिकार होती है सिल्विया प्लाथ। दूसरे नंबर पर इसका लव अफेयर रहा टेड ह्यूज के साथ, जो कि खुद एक अमेरिकन पोएट हैं, और ये टेड ह्यूज के साथ लव मैरिज भी करती है, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं रहती। अगरचे इनके 2 बच्चे हैं, लेकिन 31 इयर्स की एज में सिल्विया प्लाथ सुसाइड कर लेती है, क्योंकि इसकी मैट्रिमोनियल लाइफ अच्छी नहीं रही। और 3 दफा इसने, इसके अलावा 3-4 और जगहों पर 4 दफा 5 दफा, मैक्सिमम 3 जगह सुसाइड करने की इसने अटेम्प्ट की थी, और थर्ड टाइम में ये सक्सेसफुल हुई। 1963 में इसने ओवन में अपना सर देके अपनी जान ले ली। तो यहां इसकी बर्थ को देखें, 27 अक्टूबर 1932 है, और अगर इसकी बर्थ के हवाले, डेथ के हवाले से देखें तो 11 फेब 1963 में इसकी डेथ है, जो सुसाइड के साथ है। उसके अलावा टेड ह्यूज के साथ इसके जो क्लैशेस हैं, और टेड ह्यूज का दूसरी लड़कियों की तरफ और औरतों की तरफ जो इंक्लिनेशन है, और टेड ह्यूज का इसको धोखा देना, ये सारी कम्प्लेक्सिटी सिल्विया प्लाथ के माइंड में हमें नजर आती है इस पोएम को पढ़ते हुए। नेक्स्ट अगर हम मजीद देखें तो सिल्विया प्लाथ की जो कम्प्लेक्स अंडरस्टैंडिंग है उसके थॉट्स की और उसकी क्रिएटिविटी की, वो पोएटिक पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर हम सोसाइटी की जो एक एंट्रैपमेंट उसके ऊपर पाया जाता है, या सोशल प्रेशर उसके माइंड में पाया जाता है, या फिर हस्बैंड का प्रेशर, पैट्रियार्कल सोसाइटी का उसके ऊपर इंप्रेशन पाया जाता है, वो इस पोएम की टेक्स्ट के थ्रू हमें पता चलेगा। ये है इसका पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू। उसके अलावा अगर हम इस पोएम की टेक्स्ट को देखें तो इसके अंदर मक्खियों के एक झुंड के बारे में बयान किया गया है। जैसे टाइटल से पता चल रहा है, द स्वाम कहते हैं मक्खियों के लश्कर को या मक्खियों को, और उस झुंड के लिए हमें यह पता चलेगा कि असल में जो इसका बैकग्राउंड है उसको इसके अंदर बयान किया गया है। बैकग्राउंड के हवाले से अगर देखें तो ओटो प्लाथ, जिसके बारे में मैंने बताया इसका फादर है, ओटो प्लाथ का एक फ्रेंड था। ये दोनों मिलके बी ट्रेडिंग किया करते थे, मक्खियों की तजारत करते थे, हनी बी की, शहद पैदा करने वाली या बनाने वाली मक्खियां। अब ओटो प्लाथ की डेथ भी इन्हीं मक्खियों की वजह से हुई और उसके फ्रेंड की भी। तो इस हवाले से इस स्वैम के अंदर शहद की मक्खियों के साथ जो उसका एक इंटरेस्ट है, या फिर सिल्विया प्लाथ का इंक्लिनेशन है, वो उसके फादर की वजह से, या उसके फादर की जो इंक्लिनेशन है उसकी वजह से था। अगर मेटाफोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये जो स्वाम है ये सिल्विया प्लाथ के ब्रेन और इसके माइंड की अक्कासी करता है, और जो बीज हैं
वो इसके ब्रेन में पाए जाने वाले थॉट्स और इसके इमोशंस या इनर थॉट्स को रिप्रेजेंट करता है। अब हम आते हैं इस पोएम की टेक्स्ट की तरफ। ये बैकग्राउंड इसलिए जरूरी था ताकि हम अच्छे तरीके से इसकी टेक्स्ट को समझ सकें। एक तो प्लॉट का हमें देखने को मिल गया, दूसरे नंबर पर इसकी मैट्रिमोनियल कम्प्लेक्सिटीज को देख लिया, तीसरे नंबर पर उसको जो मारूसी फीलिंग्स फादर की तरफ से मक्खियों के बारे में मिली वो, और नेक्स्ट लास्ट पॉइंट डिस्कस करने के बाद हम इसकी टेक्स्ट की तरफ आएंगे। नेपोलियन जो कि जिसकी डिफीट और जिसकी एग्जाइलमेंट को यहां पर डिस्कस किया जाएगा। जाहरी तौर पर नेपोलियन की डिफीट जाहिर की जाएगी और हिडन मीनिंग के अंदर स्वयं की भी डिफीट इसमें जाहिर की जाएगी, और असल में सिल्विया प्लाथ की जो कम्प्लेक्स थॉट्स हैं वो इस नेपोलियन की डिफीट और बीस की या क्वीन बी की डिफीट के साथ कम्प्लेक्स अंदाज में बयान किया जाएगा। अब चलते हैं इस पोएम की तरफ। 12 क्विंटन्स पर मुश्तमल ये एक पोएम है। क्विंटन कहते हैं 5 लाइंस के स्टैंजा को, तो इसका मतलब है कि इस पोएम की टोटल लाइंस की स्ट्रेंथ 60 बनेगी। इस पोएम के अंदर एलिट्रेशन, कॉन्सोनेंस, एसोनेंस, ओनोमोटोपिया, सिमिली, मेटाफोरिकल लैंग्वेज ये हमें देखने को मिलेगी। Somebody is shooting at something in our town। हमारे टाउन में कोई चीज किसी दूसरी चीज पर चिल्ला रही है या फिर शूटिंग करने की आवाज आ रही है। शूटिंग का मतलब है गोली चलाना, तो इसका मतलब है कोई आदमी किसी दूसरे पर गोली चला रहा है। अ डल पोम पोम इन द संडे स्ट्रीट। संडे स्ट्रीट यहां लोकेशन बयान की गई है कि एक मध्यम सी गोली चलने की आवाज। पोम पोम जो है वो नोमोटोपिया की सेंस में यूज हुआ है। गोली चलने की आवाज संडे स्ट्रीट में आ रही है, सुनाई दे रही है। उसके बाद नेक्स्ट थर्ड लाइन है, जेलसी कैन ओपन द ब्लड। अब ये जो हसद है ये खून रेजी करवा सकता है, मतलब जेलसी की वजह से या हसद की वजह से एक दूसरे का खून किया जा सकता है, एक दूसरे को कत्ल किया जा सकता है, जान ली जा सकती है। इट कैन मेक ब्लैक रोजेस। और यही जेलसी क्या कर सकती है, रोजेस को ब्लैक कर सकती है। यहां ब्लैक मेटाफर ऑफ डेथ के लिए यूज किया गया है। यहां डेथ को सिग्निफिकेंट अंदाज में रोजेस के साथ एक ऑक्सीमोरोन सेंस में एक तो ब्लैक और दूसरा रोजेस का वर्ड यूज किया गया है। लास्ट लाइन है, हु आर दे शूटिंग एट। कौन, सॉरी, वो किसकी तरफ निशाना बांध रहे हैं। तो ये लास्ट क्वेश्चन मार्क दिया गया है जो कि रिटोरिकल क्वेश्चन बनेगा जब किसी आंसर के बारे में पोएट को मालूम हो लेकिन वो उस पर सवाल करे। अब फर्स्ट स्टैंजा में एक तो हमने शूटिंग की आवाज को सुना, दूसरा एक दूसरे पर गोली चला रहा है, तीसरा जेलसी की वजह से खून रेजी की जा रही है, और डेथ के मेटाफर को यहां यूज किया गया। यहां पर हमें इनर फीलिंग्स ऑफ सिल्विया प्लाथ भी मिलेंगी, जैसे कि वो मेंटली तौर पर डिप्रेस है जिस वजह से उसे बहुत ज्यादा डिजास्टरस सीन बयान किया गया। और नेक्स्ट स्टैंजा की तरफ चलें। इट इज यू द नाइव्स आर आउट फॉर। तुम ही हो जिसकी तरफ छुरियां हैं। तो यहां नाइव से मुराद है डेंजर्स, मतलब डेंजर्स का निशाना तुम हो या लोगों ने तुम्हारी तरफ निशाना बांधा हुआ है। अब किस तरफ निशाना बांधा है, ये एक हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कशन है। हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने बताया है कि नेपोलियन के साथ वाटरलू के मुकाम पर जब डिफीट हुई थी 1815 के अंदर, तो वो वाला इवेंट जो है वो यहां पर हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बयान किया गया है। यू से मुराद यहां नेपोलियन है। इट इज यू द नाइव्स आर आउट फॉर एट वाटरलू, वाटरलू नेपोलियन, एंड नेपोलियन वाटरलू के मुकाम पर तुम्हें 1815 के अंदर शिकस्त खाई थी। उसके बाद फिर बताया है द हम्प ऑफ एल्बा ऑन योर शॉर्ट बैक, और एल्बा के मुकाम पर तुम्हें जिला वतन किया गया था। ये एग्जाइलमेंट थी एल्बा, जहां पर इसको एग्जाइल करके या जिला वतन करके भेज दिया गया था 1814 के अंदर। मतलब 1814 में इसको एग्जाइलमेंट हुई, 1815 में ये दोबारा वापस आया और इसको शिकस्त का सामना करना पड़ा। तो एक किस्म की ये नेपोलियन की शिकस्त बयान की जा रही है। इसका मतलब है कि सारी हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो नेपोलियन की तरफ इशारे जाते हैं।
नेक्स्ट लाइन नंबर 9 है, एंड द स्नो, और ये जो बर्फ है, मार्शलिंग इट्स ब्रिलियंट कटलरी, ये अपने जो औजार हैं ये अरेंजिंग कर रही है शानदार। कटलरी वैसे जो बावर्ची खाने में इस्तेमाल होने वाली चम्मच या इस तरह की चीजें होती हैं, तो वो कहता है कि ये शानदार अंदाज में वो तरतीब दी गई हैं चीजें, मैस आफ्टर मैस, एक लश्कर के साथ दूसरा लश्कर। यहां मैस आफ्टर मैश यहां मिलिट्री के लिए यूज किया गया है। सेइंग, जिसको मतलब खामोशी के लिए ये यूज किया गया है। तो ये क्यों यूज किया गया है? जैसे किसी चीज को सीक्रेट रखना होता है, तो उसको सीक्रेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से यहां पर उसने साउंड क्रिएट किया है। अब देखें इस लाइन के अंदर, लाइन नंबर 9 में हमें यह पता चला कि ये स्नो जो है, बर्फबारी या सर्दी, ये भी इस नेपोलियन की शिकस्त की एक वजह बनी थी। नेक्स्ट थर्ड स्टैंजा की तरफ बढ़ते हैं। यहां पर दीज आर चेस पीपल यू प्ले विद, ये वो लोग हैं जिनके साथ तुम खेलते हो। असल में होता यह है, पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी और रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से भी कुछ लोग बलि का बकरा बन जाते हैं, कुछ लोग दूसरों को अपनी उंगलियों पर नचा रहे होते हैं। असल में सियासतदान और हुक्मरान क्या करते हैं, वो आम आवाम को महाज पे खड़ा करके उनको उनसे मफादात हासिल करते हैं, शतरंज की तरह। तो दीज आर चेस पीपल यू प्ले विद, ये चेस पीपल कंट्रोल्ड पीपल होती हैं जिन पर दूसरे लोग हुक्मरानी करते हैं और अपनी मर्जी से उनको चलाते हैं। स्टिल फिगर्स ऑफ आइवरी, और वो लोग बहुत ज्यादा कीमती भी होते हैं। आइवरी से मुराद हाथी दांत है, लेकिन यहां पर वैल्यूएबल पीपल के लिए यूज किया गया है। चेस पीपल वो हैं जिनको अपनी मर्जी से बड़े लोग चलाते हैं, और आइवरी पीपल वैल्यूएबल पीपल के लिए यूज किया गया है। नेक्स्ट लाइन नंबर 13, द मड स्क्यूरम्स विद थ्रॉट्स, ये बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल हालात में होते हैं। स्टेपिंग स्टोन फॉर फ्रेंच बूट सोल, और ये द गिल्ट एंड पिंक डूम्स ऑफ रशिया मेल्ट एंड फ्लॉट ऑफ। अब इन लाइंस के अंदर जो हमारे पास सेकंड स्टैंजा है, बल्कि थर्ड स्टैंजा, हमने इसमें देखा है कि कुछ लोग हैं जिनको इस्तेमाल किया जाता है, जिनको चेस पीपल कहा गया। उसके अलावा कुछ लोग आइवरी पीपल के नाम से मंसूब किए गए, जो वैल्यूएबल पीपल है, उनको इस्तेमाल में लाया जाता है। कुछ लोगों को बलि का बकरा बनाया जाता है, और कुछ लोग जो हैं वो ऐसे समझ लें कि वो अपने आप को फ्रंट होल पे या फ्रंट महाज पे तो समझते हैं, लेकिन असल में उनको चलाने वाली फोर्सेस कोई और होती हैं उनके पीछे, जैसे लीडर्स उनके पीछे होते हैं, और वो बेचारे जो है ना वो वैसे ही महाज पर लड़ रहे होते हैं और शिकस्त खा रहे होते हैं। अब नेक्स्ट स्टैंजा की तरफ बढ़ते हैं। इन द फर्नेस ऑफ ग्रीड, अब इस लालच की भट्टी में, ये जो फर्नेस ऑफ ग्रीड का वर्ड यूज किया गया है, ये उस मटेरियलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से बेनिफिट्स का जिक्र किया गया है जो लालच और तमा के लिए यूज करते हैं। तो ये सारे के सारे लोग दुनियादारी की हवस के लिए इस्तेमाल हो रहे होते हैं और एक दूसरे को कर रहे होते हैं। क्लाउड्स क्लाउड्स, साथ उसने रिपीटिशन यूज किया पोएटेस ने सॉरी, कि ये लोग बहुत ज्यादा बोझल अंदाज में अपने मफादात हासिल करने में बादलों की तरह चिमटे हुए हैं। सो द स्वैम बॉल्स एंड डेजर्ट्स, ये जो मक्खियां हैं और ये यहां से निकलती हैं, डेजर्ट्स का मतलब है लीविंग, यहां से फरार होना, 70 फीट अप, और वो 70 फुट की बुलंदी पे चली जाती हैं। इन अ ब्लैक पाइन ट्री, एक ऐसे स्याह रंग के स्नोबर के दरख्त की जानब ये बढ़ गई हैं। इट मस्ट बी शूट डाउन, इसको नीचे गिरा देना चाहिए, मसमार कर देना चाहिए या मारना चाहिए। पोम पोम, फिर आपको यहाँ ओनोमोटोपिक सेंस यूज की गई है, जैसे कि शूट करने की आवाज के साथ इसको मंसूब किया गया है। सो डम इट थिंग्स बुलेट्स आर थंडर, जो डम है वो समझते हैं कि ये जो आवाजें आ रही हैं ये गोली चलने की आवाजें हैं। असल में कम्प्लेक्स थॉट्स सिल्विया प्लाथ के यहां पर हमें देखने को मिलेंगे। दूसरे नंबर पर उनको नीचे गिराना, उनको पकड़ना, और मक्खियों के जो स्वैम है उसके ऊपर हमला करना और आर्मी के ऊपर गोलियां चलाना, ये सारी कम्प्लेक्सिटीज हमें इन स्टैंजाज में देखने को मिल रही हैं। नेक्स्ट स्टैंजे की तरफ बढ़ते हैं। इट थिंक्स दे आर द वॉइस ऑफ गॉड, ऐसा मालूम होता है जैसे कि ये सारी चीजें वॉइस ऑफ गॉड है। वॉइस ऑफ गॉड से मुराद ये फेट है।
मतलब होता यह है कि अमीर लोग, सियासतदान लोग या लीडर्स दूसरे लोगों को इस्तेमाल करते हैं और गरीब लोग ये समझ रहे होते हैं कि ये हमारी तकदीर में लिखा हुआ है। हालांकि तकदीर खुद भी बनानी पड़ती है, लेकिन वो इस गुर्बत को, इस तंगी को, इस अफलास को और इन परेशानियों को, टेंशन्स को तकदीर का हिस्सा समझ रहे होते हैं। इसमें हम ये भी ऐड कर सकते हैं कि जो बड़े लोग हैं वो बड़ा लाइंस शेयर, जिसे बड़ा हिस्सा कहते हैं, वो हासिल कर लेते हैं। जैसे जैसे वो नीचे हिस्सा आता है तो वो कम से कम होता जाता है और गरीबों तक वो पहुंचते पहुंचते ना होने के बराबर हो जाता है। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि छोटे तबके वाले इसको तकदीर समझ रहे होते हैं, हालांकि ऊपर से जो है वो इंसाफ की चक्की बेहतरीन अंदाज में चल ही नहीं रही होती। तो कंडोनिंग द बीक, द क्लॉ, द ग्रिन ऑफ द डॉग, ये इजाजत दे रहे होते हैं चूंचों को, पंजों को, और उसके साथ साथ कुत्तों की हल्की सी मुस्कुराहट, जो तंजिया मुस्कुराहट है, उनको। सादा लफ्जों में ये सारे वर्ड शो कर रहे हैं कि मटेरियलिस्टिक अप्रोच के साथ जो बड़े लोग हैं वो अपने बेनिफिट्स हासिल कर लेते हैं। येलोइंग हंच्ड एंड पैक डॉग्स, ये सारे मतलब मुख्तलिफ चूंचों वाले, पंजों वाले, दांतों वाले कुत्ते, मुख्तलिफ किस्म के, ये सारे अपने मफादात के लिए, उनकी आंखें जो है वो बड़े बड़े मफादात पे होती हैं। उसके बाद है ग्रीनिंग ओवर इट्स बोन ऑफ आइवरी, और वो मुस्कुरा रहे होते हैं किस चीज की तरफ देख के? आइवरी की तरफ देखकर। बोन ऑफ आइवरी से मुराद बेनिफिट्स की तरफ देखकर। यहां पर अगर सिल्विया प्लाथ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो यहां आइवरी से मुराद हनी भी हो सकता है, क्योंकि वो इस वक्त मक्खियों के छत्ते की बात कर रही है, तो इस वजह से यहां पर इससे मुराद शहद लिया जा सकता है। और दूसरे एंगल से अगर वो डेली रूटीन ऑफ लाइफ में सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से अपने पर्सनल थॉट का जिक्र करे, तो हम ये कह सकते हैं कि वो सोसाइटी के अंदर कन्फाइनमेंट का शिकार है, जिस वजह से वो कम्प्लेक्सिटी में से गुजर रही है। लाइक द पैक लाइक एवरीबॉडी, जैसे कि बहुत बड़े ग्रोह को वो चीजें मुयस्सर आ जाती हैं और हर किसी को ये चीजें मिलती हैं। अब नेक्स्ट पेज की तरफ चलते हैं। द बीज हैव गॉट सो फार, मक्खियां बहुत ऊपर जा चुकी हैं, मतलब वो अप्रोच से बाहर जा चुकी हैं या बहुत दूर जा चुकी हैं। 70 फीट हाई, रशिया, पोलैंड एंड जर्मनी, ये 70 फुट की बुलंदी पर है और मुख्तलिफ एरियाज में फैली हुई हैं। द माइल्ड हिल्स, द सेम ओल्ड मेजेंडा फील्ड श्रंक टू पेनी, और ये सुकड़ कर एक छोटी चीज, पेनी जो है वो हल्के सिक्के, छोटे सिक्के के लिए यूज करते हैं, सुकड़ चुका है। जैसे कि मुख्तलिफ रंगों, मजेंडा कलर का यूज कर दिया, जैसे ये छोटी चीजों में सुकड़ चुकी हैं। स्पन इनटू अ रिवर, और एक दरिया की शक्ल इख्तियार करके वो टर्न हो रही हैं। द रिवर क्रॉस्ड, और इस दरिया को अबूर किया गया। यहां इन 5 लाइनों का या इस टेंजे का सादा सा मतलब ये है कि मुख्तलिफ जगहों पर जो रिसोर्सेज हैं वो फैल चुके हैं। जैसे मक्खियों का उसने जिक्र किया है कि वो 70 फीट की बुलंदी पर जा चुकी हैं और मुख्तलिफ एरियाज में फैली हैं। हिडन मीनिंग भी। और नेक्स्ट स्टैंजा है द बीस आर्ग्यू, वो मक्खियां आपस में दलाइल देती हैं, बहस करती हैं, या उनकी जो है ना वो आपस में गुफ्तगू होती है। तो यहां पर आर्ग्यू से मुराद गुफ्तगू है। मक्खियों को अगर आर्ग्यू करते देखें तो आपको पता ही है पर्सोनिफिकेशन की टेक्निक में यूज किया जाएगा। इन देयर ब्लैक बॉल, अपने इस छत्ते के अंदर, यहां ब्लैक फिर डेथ के साथ एसोसिएट करने वाला वर्ड है। अ फ्लाइंग हेज हॉग, हेज हॉग कांटों वाले एक जानवर या मैमल के लिए यूज करते हैं। ये वो मैमल है जिसके जिस्म पर कांटे नोकदार बने होते हैं और जिसको हम अगर पंजाबी में देखें तो कांटों वाली इस तरह की जो है ना वो चीज जो कब्रिस्तान में मिलती है वो है ऑल प्रिकल्स, जिसके ऊपर सुइयां ही सुइयां या कांटे ही कांटे हैं। द मैन विद ग्रे हैंड्स स्टैंड्स अंडर द हनी कम, और ग्रे हैंड्स वाला बंदा हनी कम या वो शहद के छत्ते के नीचे मौजूद है या खड़ा हुआ है। हम देखें ना तो यहां पर मक्खियों को महदूद करके कन्फाइनमेंट का थीम मिलता है। सिल्विया प्लाथ की जो कम्प्लेक्स थॉट है उनका थीम मिलता है। उसके बाद वो मक्खियां एक दूसरे के ऊपर चढ़ी हुई हैं, कैद खाने में बंद हैं,
वो भी हमें देखने को मिलेगा। उसके अलावा जो नीचे लोग हैं वो अपना मुफाद हासिल करने के लिए या शहद हासिल करने के लिए उसके नीचे हैं, ये भी देख सकते हैं। ऑफ देयर ड्रीम द हाइव स्टेशन, अब उन लोगों का ख्वाब यह है कि वो इस हाइव स्टेशन पर जाएं, मतलब उनका मंजिल मकसद या फिर उनके ठहराव की जगह जो है वो मक्खियों का छत्ता है जहां से उन्हें मफादात हासिल होंगे। वहां पर लोग जाते हैं जहां उन्हें कोई चीज मिल सकती है या जहां से वो कोई चीज हथिया सकते हैं। वेयर ट्रेन्स फेथफुल टू देयर स्टील आर्क, जहां वो मेहराबी अंदाज में, टेढ़े से अंदाज में रुकते हैं। लीव एंड अराइव, उसी जगह पे लोग आते जाते हैं, मतलब कि बगैर मुफाद के कोई बंदा किसी जगह पर नहीं पहुंचता। तो आना जाना वही होता है जहां से मुफादात हो। यहाँ मुफादात दुनियावी भी हो सकते हैं, यहाँ मुफादात जो मैट्रिमोनियल लाइफ के हैं, सिल्विया प्लाथ के उसके हस्बैंड के साथ, वो भी हो सकते हैं कि उसके हस्बैंड का दूसरी औरतों के पास आना जाना। और तीसरे नंबर पर ये शहद हासिल करने के लिए भी हो सकते हैं। एंड देयर इज नो एंड टू द कंट्री, और मुल्क की इसमें कोई हदूदो कयूद नहीं होती एक एरिया की दूसरी एरिया के साथ। पोम पोम दे फाल, यहाँ फिर गन की जो है ना वो आवाज है वो गिरती हैं डिसमेंबर्ड, किस अंदाज में, मुंतशर होके, मतलब टूट के नीचे गिरना। दे फॉल डिसमेंबर्ड। तो यहां हमें यह भी पता चल गया कि 37 नंबर लाइन जो है वो एंजेममेंट की एक एग्जांपल है। आप देख सकते हैं क्योंकि यहां पर सेंस क्लियर नहीं हो रही तो इसको रन ऑन लाइन कहेंगे, जैसे कि हम प्रीवियस वीडियोस के अंदर ये डिस्कस कर चुके हैं। टू अ टॉड ऑफ आईवी, टाट जो है वो स्मॉल और आईवी एक ऐसे दरख्त के लिए या एक ऐसी बेल के लिए यूज करते हैं जो कि आहिस्ता आहिस्ता ऊपर की तरफ चढ़ती है। फॉर सो सच फॉर द चैरियटर्स, यहां पर जो घुड़सवार हैं, द आउटराइडर्स और हमला करने वाले, द ग्रैंड आर्मी उस बड़ी फौज के। नेक्स्ट फिर नेपोलियन का जिक्र आएगा। और रेड टैटर्ड नेपोलियन, ये जो टूट फूट का शिकार होने वाली फौज है नेपोलियन की, द लास्ट हेज ऑफ बैच ऑफ विक्ट्री, ये फतह की आखिरी निशानी है। द स्वैम इज नॉक्ड इनटू कॉक्ड स्ट्रॉ हैट, एक टेढ़ी हैट की तरह उनको गिराया गया है, स्वैम को, मक्खियों को। एल्बा एल्बा ब्लेब ऑफ द सी, ब्लेब यहाँ बबल के लिए यूज किया गया है। एल्बा वो वाली जगह है जहां नेपोलियन को एग्जाइल करके भेजा गया था, वो जजीरा जहां पर नेपोलियन को भेजा गया था जिला वतन करके, तो समंदर के उस एरिया की तरफ इशारा मिलता है। द वाइट बर्स्ट ऑफ मार्शल्स एडमिरल्स जनरल्स वॉर्मिंग देमसेल्व्स इनटू नीच, और ये मार्शल या एडमिरल्स या जनरल क्या कर रहे हैं, वार्मिंग कर रहे हैं, मूविंग कर रहे हैं। कहां, उन नीच, नीच कहते हैं वो स्मॉल एरियाज, छोटे छोटे इलाकों में वो जा चुके हैं। हाउ इंस्ट्रक्टिव दिस इज, ये कितनी इंफॉर्मेटिव चीज है। द डम बैंडेड बॉडीज, ये जो डम किस्म की और बैंडेड किस्म की अजसाम या जिस्म है, वॉकिंग द प्लैंक ड्रैप विद मदर फ्रांस अपहोल्स्ट्री, अपहोल्स्ट्री फर्नीचर के लिए यूज करते हैं। तो ये एक ऐसे कपड़े की तरह है जो कि मदर फ्रांस से मुशाबत रखती है। इनटू अ न्यू मोसिलियम, जो कि एक नया मोसिलियम बनाएगी। मोसिलियम मकबरे के लिए यूज करते हैं, तो डेथ का सिंबल है। असल में ये सारे सिंबल सिल्विया प्लाथ की सारी पोएम के अंदर हमें देखने को मिलेंगे जो डेथ से एसोसिएट किए गए हैं, और इसी वजह से इसने पोएम लिखने के 4 मंथ बाद सुसाइड कर ली थी, मेंटली डिसऑर्डर होने की वजह से और बहुत ज्यादा परेशान कुन करबनाक हालत में गुजरने की वजह से। एन आइवरी पैलेस, ये एक हाथी दांत का या हाथी के दांत से बना हुआ महल है। आ क्रोच पाइन, या फिर एक हल्के मियार के पाइन या सनोबर का दरख्त है। अब देखें आइवरी पैलेस जो है वो ह्यूमन मेड सक्सेस है, और क्रोच पाइन यहां पर ये नेचुरल मेड सक्सेस या फिर प्रॉस्पेरिटी है। द मैन विद ग्रे हैंड स्माइल, वही आदमी जो मक्खियों के छत्ते के नीचे खड़ा था वो मुस्कुरा देता है। द स्माइल ऑफ अ मैन ऑफ बिजनेस, और वो ऐसे मुस्कुराता है जैसे कोई बड़ा प्रोफेशनल इंसान मुस्कुरा रहा होता है। इंटेंसली प्रैक्टिकल, इसलिए उसको प्रैक्टिकल या एक जो बहुत ज्यादा अमली इंसान समझा गया है, मतलब बिजनेस माइंडेड पर्सन कंसिडर किया गया है। दे आर नॉट हैंड्स एट ऑल, ये बिल्कुल हाथ नहीं है, बट एस्बेस्टोस रिसेप्टेकल, यहाँ एस्बेस्टोस कहते हैं हीट रेजिस्टेंट किसी वजूद को या किसी चीज को, मतलब ऐसा बर्तन जिसको जो हीट
आगे ट्रांसफर ना करे, और रिसेप्टिकल जहां कंटेनर के लिए या बर्तनों के लिए यूज किया गया है, तो ये ऐसे बर्तन हैं जहां हीट आगे ना पहुंचे। पोम पोम दे वुड हैव किल्ड मी, और फिर शूट की आवाज वो यहां पर शो कर रही है इंटरफियर को बयान करते हुए कि वो लोग मुझे मार देंगे। यहां पर ये जो सुसाइड है उसकी भी झलक हमें देखने को मिलेगी, मेटाफर और डेथ भी देखने को मिलेगा। उसके बाद अटैक ऑन क्वीन हनी बी, जो मलका है मक्खी, उसके ऊपर अटैक भी देखने को मिलेगा। और उसके अलावा नेपोलियन की डिफीट भी इस लाइन में हम देख सकते हैं। तीनों एंगल से मैंने चूंकि बताया था इस पोएम के लेयर्स को देखा जा सकता है। तो स्टिंग्स बिग एज ड्राइंग पिंस, ये जो मक्खियों के डंग हैं इतने बड़े हैं जैसे कोई पिंस होती हैं, तो यहां सिमिली यूज की गई है। इट सीम्स बीज हैव अ नोशन ऑफ ऑनर, ऐसा लगता है कि इन मक्खियों को बहुत वकार का ख्याल भी है, मतलब वो चाहती हैं कि हम बावकार हैं या इज्जत वाली चीजें हैं या इज्जत वाली मखलूक है, तो हमें इज्जत मिलनी चाहिए या मुयस्सर आनी चाहिए। तो यहां पर ये असल में पोएटेस अपने लिए भी यूज करती है, क्योंकि वो एक क्रिएटिव माइंड रखने वाली पर्सनैलिटी थी जो कि अमेरिका के अंदर अमेरिकन पोइट्री में एक मायानाज हैसियत भी रखती है। शॉर्ट स्टोरीज के अंदर इसका एक अहम रोल है। पोइट्री इसके बगैर अमेरिकन पोइट्री नामुकम्मल मालूम होती है। इस वजह से वो अपने लिए भी ऑनर जो है ना वो डिजर्व करती है, वो ये समझती है। तो 20 की जो क्वीन है वो भी ऑनर डिजर्व करती है। नेक्स्ट है अ ब्लैक इंट्रैक्टेबल माइंड, और ये एक स्याह अनकंट्रोलेबल माइंड भी रखती है। यहां ब्लैक फिर मेटाफर ऑफ डेथ है। इंट्रैक्टेबल माइंड क्रिएटिव माइंड के लिए यूज किया गया है, या अनकंट्रोलेबल माइंड के लिए यूज किया गया है जिसको रोका नहीं जा सकता इनोवेशन सोचने से। नेपोलियन इज प्लीज्ड, ही इज प्लीज्ड विद एवरीथिंग, नेपोलियन खुश है और वो हर हालत में खुश है। ओ यूरोप अ टन ऑफ हनी, और यूरोप को बहुत ज्यादा मिकदार में शहद मुयस्सर आ गया है। ये थी हमारी टेक्स्ट। अब हम जल्दी से इसमें फिगर ऑफ स्पीच हाईलाइटेड फॉर्म में जो आपके सामने मौजूद है उनको डिस्कस करते हैं। अगर इस पोएम की टेक्स्ट देखने के बाद इसके थीम्स को देखा जाए तो सबसे पहले इस पोएम का लॉस ऑफ कंट्रोल थीम हमें देखने में मिलेगा। उसके बाद फियर एंड एंजाइटी का थीम देखने में मिलेगा। नेचर्स इंडिफरेंस का थीम देखने में मिलेगा। फीमेल आइडेंटिटी ये देखने में मिलेगा। मेंटल हेल्थ ऑफ सिल्विया प्लाथ या पोएटेस, ये थीम हमें देखने को मिलेगा। क्यास एंड डिसऑर्डर, ये जो स्वयं है स्वाम का क्यास और डिसऑर्डर वो देखने को मिलेगा। और सर्वाइवल एंड रिसाइलेंस ये हमें इस पोएम में थीम्स में देखने को मिलेगा। उसके बाद अगर सिंबल्स की बात की जाए तो इस पोएम्स के सिंबल्स में सबसे पहले जो बी है ये अनकंट्रोलेबल फोर्सेस ऑफ नेचर के तौर पर लिया गया है। स्वाम का जो सिंबल है ये क्यास या डिसऑर्डर को के लिए लिया गया है, और अनकंट्रोलेबल फियर्स के लिए भी ये लिया गया है। क्वीन फेमिनिटी या आइडेंटिटी के सिंबल के तौर पर यूज किया गया है इस पोएम में। हाइव इनर वर्ल्ड और इमोशंस के लिए यूज किया गया है। नेक्स्ट सेल, मतलब के जो मक्खियों का छत्ता है या उनके खाने हैं उनको कन्फाइनमेंट या एंट्रैपमेंट के लिए यूज किया गया है। वैक्स क्रिएटिवनेस के लिए यूज किया गया है, पोएटेस की क्रिएटिवनेस के लिए। उसके बाद बॉक्स, ये जो मक्खियों का डिब्बा है वो एक कंटेनमेंट के लिए या फिर रेस्ट्रिक्शन के लिए इसको यूज किया गया है। सेल को भी रेस्ट्रिक्शन के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। उसके अलावा अगर एलिट्रेशन की बात की जाए, रिपीटिशन ऑफ कॉन्सोनेंट लेटर्स इन द बिगिनिंग ऑफ डिफरेंट वर्ड्स इन द सेम लाइन, जब एक ही लाइन के मुख्तलिफ अल्फाज में कॉन्सोनेंट लेटर्स वर्ड के स्टार्ट पे रिपीट हो रहे होते हैं तो उसे एलिट्रेशन कहते हैं। जैसे लाइन नंबर 1 और 2 में देखें समथिंग समथिंग, ये जो एस एस का साउंड है ये एलिट्रेशन की एग्जांपल है। इसी तरह लाइन नंबर 2 में देखें पोम पोम में पी पी का साउंड जो है ये एलिट्रेशन है, और स्ट्रीट और संडे एस एस का साउंड जो एलिट्रेटिव यूज किया गया है। उसके बाद नेक्स्ट इसी तरह आप अगले स्टैंजाज में देख सकती हैं। मैंने सिर्फ फर्स्ट स्टैंजा के हाईलाइट किए हैं, नेक्स्ट स्टैंजाज को आप खुद हाईलाइटेड कीजिएगा। नेक्स्ट हमारे पास है कॉन्सोनेंट्स, रिपीटिशन ऑफ कॉन्सोनेंट लेटर्स इन डिफरेंट वर्ड्स इन द सेम लाइन, कि जब मुख्तलिफ लाइन एक ही लाइन के अंदर मुख्तलिफ कॉन्सोनेंट लेटर्स बिगिनिंग ऑफ द वर्ड के अलावा यूज होते हैं उसे कॉन्सोनेंट्स कहेंगे। जैसे लाइन नंबर 1 में समथिंग समथिंग, ये जो जी का लेटर है कॉन्सोनेंट लेटर और साउंड, इसको कॉन्सोनेंट्स कहेंगे। इसी तरह पोम पोम में जो एम लेटर है ये कॉन्सोनेंट्स की एग्जांपल है। इसी तरह कैन और ओपन
एन लेटर कॉन्सोनेंट्स की एग्जांपल है। उसके अलावा मेक और ब्लैक, के का साउंड जो है वो कॉन्सोनेंट्स की एग्जांपल है। इसके साथ साथ नेक्स्ट लाइन में हम देखते हैं एसोनेंस। एसोनेंस कहते हैं रिपीटेशन ऑफ वाउल साउंड इन डिफरेंट वर्ड इन द सेम लाइन। एक ही लाइन के अंदर जब मुख्तलिफ अल्फाज में वाउल साउंड की रिपीटेशन होती है तो इसे एसोनेंस बोला जाता है। जैसे कि लाइन नंबर 1, 2, 4 और 5 के अंदर अगर हम देखें तो लाइन नंबर 1 में समबॉडी के अंदर ओ है और समथिंग के अंदर ओ है, तो ये वाउल की रिपीटेशन एसोनेंस की एग्जांपल है। इसी तरह पोम पोम में जो ओ की रिपीटेशन है वाउल साउंड की, ये भी एसोनेंस की एग्जांपल है। इसी तरह कैन और मेक ए ये भी एसोनेंस की एग्जांपल है। आर और एट ए दोबारा जो है वो एसोनेंस के लिए यूज किया गया है। लाइन नंबर 2 में अगर हम देखें तो ओनोमोटोपिया की सेंस यूज की गई है जो सेंस ऑफ हियरिंग या सेंस ऑफ साउंड को अपील करती है चीज। जैसे पोम पोम का वर्ड डिफरेंट लाइंस के अंदर जो है वो यूज किया गया है। अब इसी तरह हम मुख्तलिफ और चीजें जो है वो इस पोएम के अंदर देख सकते हैं।